पास आते हुए, चूंकि इस वक्त दिल्ली में जो सियासी हलचल देखी जा रही है, इसके साथ ही मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। किस तरह की आगे चुनौती जो है रह सकती है, चूंकि इस बार गठबंधन में सरकार बन रही है? देखो, गठबंधन की सरकार और एक इंडिपेंडेंट सरकार चलाने में बहुत ज्यादा अंतर है। गठबंधन में आदमी को कई बार कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, और जो कि आपका अगर पूर्ण बहुमत हो तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने पड़ते हैं। और गठबंधन में एजेंडा भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा इनको, ताकि उसके अकॉर्डिंगली चले। बीजेपी का ज्यादा हिंदुत्व पे जोर रहता है, जबकि जो 7 घटक हैं शिवसेना के अलावा, जो ये आपका तेलुगु देशम और नीतीश कुमार, उनका वो मोहम्मदन वोट पे भी काफी डिपेंड करते हैं। तो इसलिए बीजेपी को भी कहीं ना कहीं अपना स्टांस बदलना पड़ेगा आपकी बार। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा को उम्मीद से ज्यादा मिला है। वैसे तो ठीक है कि पहले भी 10 में से 3 थे, अब की बार 5 में से 3 मंत्री बनाए गए हैं। इसका सीधा कारण हरियाणा विधानसभा चुनाव पे निगाह है बीजेपी की। परंतु जो एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि बीजेपी किसी जाट को अब की बार जरूर बनाएगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि जाट मतदाता बहुत ज्यादा उग्र रूप से खिलाफ था सरकार के। सरकार कहीं ये लगा था कंप्रोमाइज मूड में आएगी और एक जाट नेता को किसी को एडजस्ट करेगी, ताकि चुनाव के समय जाटों को साथ लाया जा सके। और ऐसे में चर्चा थी कि धर्मवीर को लाएंगे, क्योंकि बैकवर्ड चेहरा तो इंद्रजीत सिंह को लाना था ही। तो इस बार गुज्जर को ड्रॉप करने का लग रहा था, उसकी जगह जाट चेहरे को लाने की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं किया भाजपा ने। फिर दोबारा से भाजपा कोशिश करेगी जाट गैर जाट पे चुनाव लड़ने की। और एससी वोट जो भाजपा से टूटा है अब की बार, उसको भी साथ लाने के लिए लगता है कि प्रदेशाध्यक्ष एससी को बनाया जाएगा। ये मेरे ख्याल कल या परसों प्रदेशाध्यक्ष तय हो जाएगा पार्टी का। तो इन्होंने जो मनोहर लाल जी हैं वो भी एडजस्ट करने जरूरी थे, क्योंकि मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। उनके बड़े अच्छे रिलेशन है केंद्र में, और खासतौर पर मोदी जी से बहुत अच्छे रिलेशन है उनके। तो भाजपा ने, और आप इंद्रजीत अहीर बेल्ट में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। अब आपने विधानसभा लोकसभा चुनाव में देखा होगा, भिवानी महेंद्रगढ़ की 4 सीटें और लगभग 6 सीटें जो आपकी गुड़गांवा पार्लियामेंट में आती हैं, या 3-4 सीटें और भी ऐसी हैं, 14-15 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जहां अहीर वोट बैंक है और राव इंद्रजीत का प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी की नजर अब की बार मेरे को लगता है कि विधानसभा चुनाव पे ज्यादा रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा को लेकर। तो उन्होंने मंत्रिमंडल में इस तरह से चेहरे लिए हैं ताकि ज्यादा इस तरह से गैर जाट पे एडजस्ट किया, अहीर पे किया, गुज्जर को लेके इन्होंने अदर ओबीसी को एडजस्ट किया है, और मनोहर लाल जी को लेके अपर कास्ट में जैसे पंजाबी एडजस्ट किया है। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी और केसी मलकानिया जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जो 3 चेहरे हरियाणा प्रदेश से इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर सामने आए हैं, ऐसे में इन तीनों चेहरों को लेकर अभी अजय जी जातीय समीकरण बता रहे थे, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखो जी, हरियाणा में जो है पिछली बार जो भाजपा ने क्लीन स्वीप की थी और उसकी 10 की 10 सीटें थी। इस बार 5 सीटें, 5 सीटों में से लगता था कि इस बार सिर्फ 2 मंत्री बनाए जाएंगे। परंतु जिस तरह चुनाव हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए 3 चेहरों को लाया जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह बड़े पुराने नेता हैं और 5-6 बार एमपी का चुनाव जीते हैं। इधर मनोहर लाल खट्टर जी है, वो सीएम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री रह चुके हैं, और उनके हरियाणा में अच्छी पैठ है। उसके साथ साथ केंद्र में जो है मोदी जी के साथ उन्होंने काम किया है, इसलिए उनको एडजस्ट करना बहुत जरूरी था, और ये लगता है कि उनको काफी महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हरियाणा में भाजपा का अध्यक्ष है अब सैनी साहब के पास है, तो अब नया जो चेहरा है उस समय देखा जाएगा कि किसी जाट को लाया जाता है, अनुसूचित जाति वाले को लाया जाता है, कि जो हरियाणा विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा जीत दिला सकेगा, ऐसे चेहरे को सामने लाया जाएगा और उसको प्रधान का पद दिया जा सकता है। क्योंकि मोदी जी है जो दूरदर्शी काफी लंबी सोचते हैं, और उस हिसाब से पार्टी का जो संगठन
गठन है उसको चलाते हैं, मंत्रिमंडल को इस तरह चलाते हैं। अब ठीक है, इस बार दिक्कत आएगी उनको मंत्रिमंडल के गठन में और मंत्रिमंडल को चलाने में, क्योंकि जो गठबंधन की राजनीति है वहां बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। परंतु ये जो पार्टियां उनके साथ इसमें मंत्रिमंडल में आएगी वो चुनावों से पहले ही गठबंधन में है, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है, तो इसलिए एनडीए की पार्ट है। तो ये नहीं है जैसे हरियाणा में बाद में गठबंधन हुआ, गठबंधन में पहले भी और मोदी जी ने जब उनके पास पूरी मेजॉरिटी थी तो भी उन्होंने गठबंधन को स्थान दिया था। तो इसलिए मोदी जी के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, परंतु वो एडजस्ट कर लेंगे और मंत्रिमंडल को अच्छी तरह चलाएंगे। और जैसे विपक्ष के साथ द्वारा शंका प्रकट की जा रही कि 5 साल नहीं चलेगी, परंतु मुझे लगता है कि जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है वो होगा नहीं, क्योंकि सीसी ने साफ कर दिया है, नायडू जी ने साफ कर दिया है कि हम मिलकर चलेंगे और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। तो इस प्रकार जो हरियाणा में 3 मंत्री लिए जा रहे हैं, ये हरियाणा विधानसभा को चुनावों को मद्देनजर रख के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बहुत बड़ी चुनौती बनकर आई है, उनका वोट बैंक बढ़ा है, उनकी सीटें बढ़ी है 1914 और 17 के मुकाबले अब बहुत बिल्कुल। ज्यादा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि 20% उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, यानी कि उन्होंने ये दावा किया है कि हरियाणा की जनता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार लाना चाहती है। केसी जी, हुड्डा जी का कद भी बड़ा, जो चुनाव परिणाम आए, पहले टिकट वितरण में उनकी चली थी, उन्होंने टिकट वितरण में अपने आप को बहुत साबित कर दिया था और बता दिया कि हरियाणा में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता वही है। जहां सुरजेवाला गुट है, शैलजा गुट है या किरण चौधरी गुट है, वो अब बिल्कुल खामोश हो चुका है। केवल शैलजा जी ही जीती है, बाकी सारे जो 4 जीते हैं वो हुड्डा गुट के ही है और हुड्डा गुट के ही को टिकट मिला था और विधानसभा में भी उनकी चलेगी। और मुझे लगता है केसी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अजय जी, देखिए हम लगातार उन 3 चेहरों का जिक्र कर रहे हैं जो इस वक्त हरियाणा से निकलकर अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिनमें से मनोहर लाल की अगर बात की जाए, मंत्रिमंडल के लिए नया चेहरा है, क्या समीकरण उनको लेकर आप देख पा रहे हैं? मनोहर लाल जी को एडजस्ट करने का मतलब ये है कि एक तो आपने पंजाबी वोट बैंक को एडजस्ट किया, क्योंकि पंजाबी वोट बैंक थोड़ा सा सरकार से नाराज था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने लोकसभा में पूरा सपोर्ट किया है बीजेपी को। फिर जीटी रोड पे आप आ जाओ, जो जीटी रोड की बेल्ट है वहां पर आपके जो जिले पड़ते हैं आगे, अंबाला, करनाल, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी था। तो हल्का एरिया वाइज भी रिप्रेजेंटेशन मनोहर लाल जी का है। फिर मनोहर लाल जी पुराने संघ से संबंधित है, संघ मंत्री भी रहे हैं, संघ को भी देखते रहे हैं, संघ से आए हुए हैं, तो संघ का भी एक रिप्रेजेंटेशन एक तरह से हो जाएगा पार्टी में। चौथा, मनोहर लाल जी मोदी जी के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो वो भी एक फैक्टर है उनके आने का। तो इसलिए मनोहर लाल जी का लेना बहुत जरूरी हो गया था पार्टी के लिए, क्योंकि उनको जिस तरह से हटाया गया तो ये मैसेज आता खासतौर पर गैर जाट में कि पार्टी में वाकई में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। एंटी इंकम्बेंसी जो हरियाणा में दिखाई देती है आज, वो आपकी और ज्यादा जोर पकड़ती, क्योंकि वो लोगों में एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन बन जाता कि मनोहर लाल जी को इसीलिए बिल्कुल घर में बिठा दिया गया कि वाकई में पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज भी नहीं देना चाहती पब्लिक के अंदर कि उनकी कोई एंटी इंकम्बेंसी है, और इसलिए मनोहर लाल जी को उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल मंत्रालय देंगे और कैबिनेट मंत्री का रैंक देंगे, तो इसलिए मनोहर लाल जी को लिया गया। बिल्कुल, ये आपका जो रहा है कि ये आपके विचार हैं कि किस लिए मनोहर लाल को आगे किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें केसी जी, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, ये भी देखिए ये 3 वो ऐसे चेहरे हैं जिन्हें, चूंकि अगर हरियाणा की बात करें 5 सीटें से बीजेपी जीती है, जिनमें से 3 सीटों के सांसदों को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को लेकर आपका समीकरण क्या कहता है? वो बहुत पुराने नेता हैं, इनके पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, विशाल हरियाणा पार्टी के रहे हैं और उन्होंने एक अखबार भी निकाली थी हरियाणा पत्रिका के नाम से, तो उनका दबदबा है इस क्षेत्र में। और गुज्जर जी को वो पिछली मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तो इसलिए उनको एडजस्ट करना तो जरूरी था। लगता था कि कृष्णपाल गुज्जर जी का इस बार जो है वो
पता कर सकता है, परंतु चुनावों के मद्देनजर वो पिछली बार भी मंत्री थे, और जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसके लिए हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है। और भाजपा चाहती है कि दोबारा हमारा हरियाणा में सरकार बने, और सरकार बनने के लिए हरियाणा के जितने मंत्री होंगे उतना लोगों में प्रभाव जाएगा, और ये मंत्री प्रचार करेंगे, उससे जो है जो थोड़ा मॉरल बूस्ट होगा भाजपा कार्यकर्ताओं का, क्योंकि इसमें मॉरल डिगा है। और इसके साथ साथ संगठन भी मजबूत चाहिए, क्योंकि इस बार भाजपा कार्यकर्ता खुलकर मैदान में नहीं निकला, लोग वोटरों को बूथ तक नहीं ले जा सका, यहां तक कि उन्होंने पर्चियां नहीं बांटी। उनके दिमाग में एक था कि हमारे पास मोदी है तो सब मुमकिन है, 400 पार का नारा दिया था, चाहे उन्होंने कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने के लिए नारा दिया था। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि टारगेट था, पर टारगेट सामने रखा था, टारगेट 300 350 का था, परंतु जिस तरह ओवर कॉन्फिडेंस रहा उससे जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान रहा। अब देखना पड़ेगा कि टिकट वितरण के समय भी देखा जाएगा कि कहां कितने कितने वोट आए हैं। मनोहर लाल जी 2 लाख के करीब से मतों के अंतर से जीते हैं, और अच्छा वोट बैंक है उनका, तो उनको तो लिया जाना और महत्वपूर्ण पद दिया जाना आवश्यक था। गुड़गांव सीट में भी इंद्रजीत जी ने फिल्म अभिनेता को हराया है, तो इसलिए समीकरण तो बैठाना पड़ता है, परंतु कई बार समझौता करना पड़ता है। जैसे अब पहले 4 के मुकाबले 1 मंत्री लेने का था केंद्र में, इस तरह का फार्मूला बनाया, परंतु हरियाणा में तो 5 में से आप 3 ले रहे हैं, 2 से भी ज्यादा का रेशो जा रहा है। तो इसलिए ये चुनावों के मद्देनजर सब कुछ हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये ठीक है स्ट्रेटजी जो बनाई है, और जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल, देखिए अजय जी, जिस तरह से केसी जी ने जिस नुकसान का जिक्र किया है उसकी भरपाई अब हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से उसकी भरपाई हो सकती है, क्योंकि जो 3 चेहरे शामिल हुए हैं, अगर हम कृष्णपाल गुर्जर की बात करते हैं, तीसरी बार उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ऐसे में जो है ये 3 चेहरे किस तरह से महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव के दौरान हो सकते हैं, जरा अपना समीकरण बताएं। तो राव इंद्रजीत का तो सीधा सीधी बात है कि जो अहीरवाल बेल्ट है उसमें उनका अच्छा खासा प्रभाव है। यहाँ तक कि जो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट भाजपा ने जीती है, उसमें जो भिवानी दादरी का जो हिस्सा आया, जिसमें आपकी जो सीटें हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के हिस्से में गई हैं, और वोट शेयर को देखें तो कांग्रेस अप रही है लगभग 3-3.5 हजार वोट। फिर आप महेंद्रगढ़ में जब आ जाते हैं तो महेंद्रगढ़, अटेली, आपका नांगल चौधरी, नारनौल, 4 सीटों पे भाजपा अच्छे वोटों से जीती है। और फिर आप राव इंद्रजीत के प्रभाव की गुड़गांव में सीटें हैं अहीरवाल, तो राव इंद्रजीत अहीरवाल के और या खासतौर पर दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं। कांग्रेस बीजेपी अब की बार इस मूड में नहीं है कि राव इंद्रजीत को कहीं नाराज करती, क्योंकि राव को लेने का मतलब है कि आप 12-13 सीटों पे सीधा सीधा असर डालोगे हरियाणा की, तो इसीलिए राव इंद्रजीत का होना भी बहुत जरूरी था, और उसका फायदा भी मिलेगा भाजपा को। रही बात कृष्णपाल गुर्जर की, कृष्णपाल गुर्जर का क्या है कि फरीदाबाद में जो शहर है फरीदाबाद, वहां पर भाजपा का प्रभाव पहले से देखने को मिलता है, लेकिन वहां का जो एनसीआर के और इलाके हैं, पलवल आपका आ जाता है, फिर होडल है, पलवल है, हथीन है, या फिर आपका इधर गांव है, इनमें फिर जो आपकी कृष्णपाल गुर्जर है उनको लेके तो गुर्जर वोट जो हरियाणा पूरे में है तो उसको भी साधना है। तीसरा, जो गुर्जर वोट के अलावा जो ओबीसी पे नजर है भाजपा की, तो भाजपा ने ओबीसी वोट को अदर देन अहीर, जो ओबीसी को कहते हैं आप, तो अदर देन अहीर ओबीसी भी हरियाणा में बहुत ज्यादा मैटर करता है, और लोकसभा चुनाव में उसका भाजपा को फायदा भी हुआ है। तो अदर ओबीसी जो है वो इनको भाजपा को मिले, इसलिए उन्होंने गुर्जर को एक चेहरे के रूप में उतारा है, क्योंकि वो एक चेहरा बनेंगे ओबीसी वोट बैंक का। अदर देन तो कुल मिला के जो बीसी वोट, ओबीसी वोट टोटल है, एक तरफ तो राव इंद्रजीत हो जाएंगे, दूसरी तरफ गुर्जर हो जाएगा, उसको लेके बीसी वोट टोटल हरियाणा में 40-42% है। उस पूरे वोट को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा मैसेज देने का प्रयास किया। बिल्कुल केसी जी, क्या ये माना जाए, चूंकि देखिए
5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में जीती है, जिनमें से 3 सीटों से सांसद जो है चुनकर इस वक्त कैबिनेट में जाने वाले हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि पूरा फोकस विधानसभा चुनाव को लेकर है इस वक्त बीजेपी का? बिल्कुल बिल्कुल, जब चुनाव अब बिल्कुल सामने है, लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने के बाद सितंबर अक्टूबर में चुनाव आ गए हैं, तो फोकस तो विधानसभा चुनावों पर ही है। उसी प्रकार से जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री लिए जा रहे हैं। नहीं तो जिस तरह गठबंधन की सरकार है उस समय तो ये दबाव रहता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मंत्री लगे। ये एग्जाम्पल कई जगह गठबंधन वाले दे सकते हैं कि आपने तो 5 MP पे 3 मंत्री बना दिए, तो हमारा क्या कसूर? अगर हमारे 5 तो हमारे 3 नहीं तो 2 तो ले लो। तो इस तरह का असर पड़ता है। परंतु मनोहर लाल जी जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, पंजाबी चेहरा है, तो एक जो MP है उसके कम से कम 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो 9 स्थायी क्षेत्र आते हैं। परंतु जो मनोहर लाल जी हैं उनका पंचकुला से लेके ये पूरा बेल्ट जो उसमें प्रभाव है, पूरे हरियाणा में प्रभाव है। तो वो वोट बैंक को साधेंगे और चुनावों में, विधानसभा चुनावों में भी काम करेंगे। अब हमारे सामने जो पिछड़ा हुआ चेहरा भी है और दूसरे चेहरे भी है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो वो वोट बैंक के साथ साथ पंजाबी बैंक भी आएगा। परंतु जाट जो वोट बैंक है उसको हुड्डा की पकड़ उस पर मजबूत है, उसको कैसे साधेंगे ये भी देखना बहुत जरूरी है। जाट बैंक वोट है, किसान जो है उनकी नाराजगी को किस तरह दूर करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में किसानों के हित में भी कुछ घोषणाएं की जाएंगी, नौकरियां भी निकाली जा रही हैं। अब 5-6 महीनों में जो नई सैनिक सरकार है इन्होंने कई योजनाएं शुरू की है। जैसे 1000 जो गरीब है 1 लाख तक उनको मुफ्त की 1000 किलोमीटर की यात्रा कीजिए, 50,000 पद भरे जाएंगे। ऐसे कई काम जो है वो किए जा रहे हैं। तो 5-6 महीने का टाइम, 3-4 महीने का टाइम तो है। जब सरकार है, विपक्ष तो वायदे करेगा, आपके पास टाइम है वायदों को पूरे करने का, लोगों को खुश करने का, लाभकारी योजना सामने लाने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का। ऐसे काफी काम आप कर सकते हैं। किसानों को भी खुश कर सकते हैं, बेरोजगारों को भी खुश कर सकते हैं, स्टूडेंट या जो कर्मचारी आंदोलनरत हैं या डेली वेजेस हैं उनको पक्का करके भी आप वोट बैंक को पक्का कर सकते हैं। आपके पास टाइम है। लोकसभा चुनावों और विधानसभा के बीच जो टाइम है, आपने जो सत्ता विरोधी लहर थी उसको भागते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। अब नया चेहरा सामने है। आप कह सकते हैं, मुख्यमंत्री कह सकता है मैं अभी आया हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अब ये काम करते तो उनको कहा जाता कि आपको अब चुनावों के नजदीक ये याद आई, आप 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब क्यों नहीं आए? अब जो मुख्यमंत्री काम करेगा उनके नाम पे होगा, प्रदेश के नाम पे होगा और वोट बैंक को छानने की कोशिश की जाए। बिल्कुल अजय जी, जिस तरह से अभी केसी जी ने जिक्र किया है, चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में किसानों का जो मुद्दा है और तमाम जो उन्होंने जिक्र किया है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे हैं। और अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह से 5 सीटें कांग्रेस, माफ करिए, बीजेपी के खाते में गई हैं, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 आपके खाते में, इन वोट बैंक को किस तरह से अपने पाले में किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती यहां बीजेपी के लिए रहने वाली है। करेक्ट करना चाहूंगा आपको कि 5 सीटें बीजेपी की गई है, 5 कांग्रेस की, आम पार्टी को नहीं जा पाई। दूसरी बात, हरियाणा एक बहुत छोटा सा स्टेट है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिकल, क्योंकि दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरी। हरियाणा, जहां तक रेवेन्यू की बात है, वो हरियाणा में बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेटबैक था कि हरियाणा में 5 सीटें हार। तो ऐसे में बीजेपी अब ये नहीं चाहेगी कि विधानसभा में भी भारतीय कांग्रेस के हाथ में हरियाणा चला जाए, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी बीजेपी के हाथों से बाहर है। तो हरियाणा के अंदर उन्होंने, जब अब पूरा उनका फोकस रहेगा हरियाणा और खासतौर पे महाराष्ट्र पे, तो हरियाणा के अंदर वो ये लोग, क्योंकि चुनाव अक्टूबर में हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अब कास्ट समीकरण बहुत मैटर करेंगे। आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसको देखो तो आप कास्ट समीकरण सीधे सीधे दिखाई देते हैं। डिफरेंट कास्ट के हिसाब से मंत्रिमंडल में इंडक्ट किए गए हैं मंत्री। और अब आगे जो प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा वो भी इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी के लिए कई चुनौतियां हैं। यहाँ पर किसान नाराज है इनसे, SC वोट नाराज है, संविधान के नाम पर कांग्रेस ने इसको अपनी तरफ कर रखा है।
तो ये दो बड़े वोट बैंक है। ये हरियाणा का एक लगभग मान के चलो 40% से ज्यादा का वोट बैंक है ऐसे, और ऊपर से 5 सीटें लेके कांग्रेस के हौसले भी बढ़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को हर कदम फूंक के रखना पड़ेगा और अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, और पार्टी को जितवाने के लिए उनको सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। आपने पहली गोटी फेंकी है लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा को कास्ट वाइज एडजस्ट करके। आगे आपको ये देखना पड़ेगा कि हरियाणा के विद इन हरियाणा नायब सैनी जी अब पूरी तरह से कंट्रोल में आए हैं सरकार के, और एक बैकवर्ड चेहरा है वो भी, तो उसको किस प्रकार से नायब सैनी जी एडजस्ट करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो हरियाणा में अब आगे प्रदेशाध्यक्ष किसको लेके आता है, वहां आदिवासी। बिल्कुल, ऐसे में जो भी प्रदेश अध्यक्ष चुन के आएंगे उनके सामने कई सारी चुनौतियां रहेंगी। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए केसी मलकान जी और अजय मल्होत्रा जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से चर्चा में ये निचोड़ निकला कि किस तरह से तीनों चेहरे जो सामने आ रहे हैं इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर, करनाल से सांसद मनोहर लाल, इसके साथ ही राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, वोट शेयरिंग जो है उसको बढ़ाया जाए। ये तमाम बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं।